हाय, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। इसका मतलब आपका लद्दाख का ड्रीम पूरा होने वाला है। चाहे आप सोलो जाने वाले हों या फ्रेंड्स के साथ जाने वाले हों, इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आपकी तरह जब मेरा भी सपना पूरा होने वाला था लद्दाख राइड पर जाने का, तो मैं 3 रातों से सो नहीं पाया था। इतना एक्साइटेड था मैं जाने के लिए। वो रोड्स, वो माउंटेन्स, वो पासेस और जो पीसफुल फीलिंग होती है, आप एक अलग ही दुनिया में होते हैं। और वो फीलिंग जब आप माउंटेन पासेस से गुजरते हैं, चारों तरफ बादल ही बादल होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि आप स्वर्ग में अपनी बाइक चला रहे हो, चारों तरफ बादल हैं। अमेजिंग फीलिंग। पर यह भी एक सच है कि लद्दाख जितना खूबसूरत है उतना ही रूथलेस भी है। बट अगर आपकी प्रिपरेशन परफेक्ट हो ना, तो लद्दाख राइड आपकी जिंदगी की बेस्ट राइड बन सकती है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ लद्दाख के वेदर के बारे में, लैंडस्केप के बारे में, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे क्लाइमेट में जा रहे हैं और आपको वहां पर क्या क्या फेस करना पड़ेगा। लद्दाख का असली स्वैग है वहां का वेदर। दिन में 4 बार तो मिनिमम चेंज होता ही है। मॉर्निंग में एकदम सनी, आफ्टरनून में कोल्ड विंड्स जो जैकेट के अंदर भी आपको फील होंगी, इवनिंग में जबरदस्त ठंड और रात में ऐसा फील हो क्यों आया मैं यहाँ। और टेरेन की बात करें तो कभी आप माउंटेन्स में बाइक चला रहे हैं, तो कभी आप माउंटेन्स के बीच में वैली में हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक स्ट्रेट जा रहे हैं। और रोड्स एंड ऑफ रोड दोनों आपको मिलेंगे, कभी सैंड, कभी ग्रेवल, कभी टर्मैक, कभी वाटर क्रॉसिंग से जाएंगे, कभी स्नो सड़क पर इतनी होगी कि आपको लगेगा कि मेरी बाइक कभी भी फिसल सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लद्दाख पहुंचे कैसे। तो लद्दाख पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक है लॉन्ग और एक है शॉर्ट। लॉन्ग रास्ते में आप जाएंगे श्रीनगर से होते हुए, जहां से आपको क्रॉस करना पड़ेगा जोजिला पास, कारगिल, उसके बाद आप पहुंचेंगे लेह। शॉर्ट रास्ता जाता है मनाली से, बारालाचला पास क्रॉस करते हुए आप पहुंचेंगे लेह। अगर आप पहली बार जा रहे हैं, श्रीनगर वाला रास्ता सेलेक्ट करिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो रास्ता थोड़ा लंबा है। उस रास्ते पर जो ऑल्टीट्यूड है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, जिससे आपकी बॉडी को लेह लद्दाख जैसी हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरिया के लिए अडेप्ट होने का टाइम मिल जाता है। और हाँ, एक और सरप्राइज है आपके लिए लद्दाख में, वो है अक्यूट माउंटेन सिकनेस। जब भी आप एक हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरिया में जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की डेंसिटी कम होती है। अगर किसी की बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, लाइक अस्थमा है या फिर कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई बीपी की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि उस इंसान को ब्रेथलेस फील हो या थोड़ी प्रॉब्लम भी फील हो। तो इसीलिए आप लद्दाख जाने से पहले अपनी बॉडी का एक जनरल चेकअप भी करवा सकते। और मैं आपको ये डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, ये भी प्रिपरेशन का एक हिस्सा ही है। किसी भी परेशानी से सावधानी भली। बट ट्रस्ट मी, अगर आप फिजिकली फिट हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो लद्दाख में आपको ट्रस्ट मी कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। मैंने बहुत फेलो राइडर्स देखे हैं, बहुत टूरिस्ट देखे हैं जो अपने 60s में भी लद्दाख घूमने जाते हैं, वहां एंजॉय करते हैं और उन्हें कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है। तो AMS का नाम सुनते ही आपने पैनिक नहीं होना है। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है पानी पीते रहिए, आराम से चलिए, हाइट वाले एरिया में ज्यादा दौड़ भाग मत करिए, उल्टा सीधा कहीं चढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कोई ज्यादा परेशानी होती है तो वहां पर आपको हेल्प मिल जाती है। आप प्रिकॉशनरी अपने साथ एक ऑक्सीजन की कैन कैरी कर सकते हैं और कुछ डायमॉक्स की टैबलेट्स भी कैरी कर सकते हैं। मनाली से लेह वाले रूट पर हो सकता है कि आपको माउंटेन सिकनेस फील हो, क्योंकि वहां पर हाइट सडनली इंक्रीज होती है। इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, जब आप लेह पहुंचे आप रेस्ट करें, 1-2 दिन वहीं रहें, आसपास के मार्केट्स में घूमें, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड्स में बिल्कुल ना जाएं। अपनी बॉडी को 1 से 2 दिन का टाइम दें एक्लिमेटाइज होने में, उस मौसम को, उस क्लाइमेट को समझने में, आपकी बॉडी को अडेप्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। और हाँ, आप लद्दाख का ये इनर रूट मैप मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये अपडेटेड है 2025। इसमें ये भी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है कि कहाँ कहाँ पर नेटवर्क रहेगा और कहाँ नहीं रहेगा। तो प्लीज यू कैन डाउनलोड दिस मैप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जिसके बिना आपकी राइड पॉसिबल ही नहीं है और वो हमेशा आपके साथ रहेगी, हमेशा आपका साथ देगी। तो आपको भी
उसका उतना ही ख्याल रखना है। यस, मैं आपकी गर्लफ्रेंड की नहीं, आपकी बाइक की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बाइक सिलेक्शन की। 100 सीसी वाली बाइक से भी लद्दाख राइड कर सकते हैं और आप 1200 सीसी वाली बाइक से भी लद्दाख राइड कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। हाँ, 100 सीसी वाली बाइक होती है तो कहीं कहीं पर जहाँ पर ज्यादा हाई माउंटेन पासेस होते हैं वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो फ्यूल है वो बहुत कम बर्न होता है, तो इंजन में जो पावर है वो बहुत कम फील होती है एज कंपेयर टू जब बाइक आपकी 350 सीसी या उससे ज्यादा होती है। तो वो बाइक कम ऑक्सीजन होने पर भी इतनी पावर तो जनरेट कर लेती है कि वो आप इजीली चढ़ा सकें। आप अपनी बाइक का थॉरोली डीप सर्विसिंग कराएं, उसका इंजन ऑयल चेंज कराएं, ब्रेक पैड्स चेंज कराएं, अगर चेन स्पॉकेट खराब हैं तो उनको भी चेंज कराएं, चेन को प्रॉपर ल्यूब कराएं, अपने साथ चेन ल्यूब और क्लीनर कैरी करें रास्ते में, हर 400-500 किलोमीटर के बाद अपनी चेन को ल्यूब करते रहें। और हाँ, मैं सजेस्ट करूंगा आप अपने साथ ट्यूबलेस वाली बाइक ही लेकर जाएं। अगर आपकी बाइक में ट्यूब टायर्स हैं और वो पंक्चर हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उस पंक्चर को फिक्स करने में, क्योंकि वहां पर सैकड़ों किलोमीटर तक आपको हो सकता है कि मैकेनिक ना मिले और खुद से चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अपनी बाइक का सस्पेंशन भी प्रॉपर्ली चेक कराएं, वायरिंग भी चेक कराएं, नट बोल्ट जितने भी हैं उन्हें प्रॉपर्ली चेक कराएं। और हाँ, जब आप इतने लॉन्ग टूर पर जा रहे हैं, इतने अनप्रेडिक्टेबल रास्तों पर जा रहे हैं, तो सबसे जरूरी है आपका खुद को सुरक्षित रखना, अपना ख्याल रखना। तो यहाँ पर सबसे जरूरी है अपने लिए प्रॉपर गियर लेना। फर्स्ट, आप एक ऐसी राइडिंग जैकेट खरीदें जो ऑल सीजन्स में काम करती हो, गर्मी में भी, सर्दी में भी और बारिश में भी। जैकेट में प्रॉपर एयर वेंट्स हों, सेफ्टी भी एटलीस्ट लेवल 2 या लेवल 1 की होनी चाहिए। और आप एक प्रॉपर फुल फेस हेलमेट खरीदें जो आगे से बंद रहता है, और आगे से खुलने वाला हेलमेट प्लीज ना खरीदें इतने लॉन्ग टूर के लिए, क्योंकि वो सेफ्टी उसमें इतनी नहीं होती है। और सबसे जरूरी है आपकी फिंगर्स। अगर फिंगर्स काम नहीं करेंगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्लच दबाने में, एक्सेलरेट करने में। तो राइडिंग ग्लव्स खरीदें प्रॉपर, और उसके साथ साथ एक अंदर पहनने के लिए वुलन वाले गर्म ग्लव्स भी खरीदें। एंड अनदर थिंग, आप कोई भी अच्छे से अच्छा ऑल वेदर राइडिंग ग्लव्स खरीद लें, ठंड वाले ग्लव्स खरीद लें। पर ट्रस्ट में, जब आप उमलिंगला पहुंचते हो या फिर मेघला जाते हो या बहुत ठंडे एरिया में जाते हो और खरदुंगला एरिया में जाते हो, तो वो काम नहीं करते हैं एंड इतनी ठंड हो जाती है कि आपको वहां पर स्की ग्लव्स चाहिए। तो आप डिकैथलॉन के ये वाले स्की ग्लव्स भी ले जा सकते हो। बहुत ठंड हो जाती है, ट्रस्ट मी, आपके नॉर्मल ग्लव्स वहाँ काम नहीं करेंगे जो आपको बहुत ठंडे एरियाज में प्रोटेक्ट रखेंगे, क्योंकि अगर फिंगर्स काम नहीं करेंगी तो कुछ भी काम नहीं करेगा। और प्रॉपर राइडिंग पैंट्स आपके पास होने चाहिए, प्रॉपर नी गार्ड्स के साथ, हिप सपोर्ट के साथ। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि राइडिंग करते समय आप थर्मल पहनते हो, राइडिंग पैंट भी पहनते हो, पर वो इनफ नहीं होता है जब बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है। लद्दाख में बहुत ठंड होती है तो वो काम नहीं करता है। तो मेरा सजेशन है कि आप डिकैथलॉन का एक 999 का थर्मल पैंट खरीद सकते हैं जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करता है। उसे आप थर्मल के ऊपर पहन सकते हैं और उसके ऊपर आप राइडिंग पैंट पहन सकते हैं। ट्रस्ट मी, इट विल बी वेरी कंफर्टेबल, आपको बहुत आराम मिलेगा। और राइडिंग बूट सेलेक्ट करते समय आप ध्यान रखिए कि हो सके तो आप वाटरप्रूफ राइडिंग बूट्स खरीदिए, क्योंकि कई बार आपको वाटर क्रॉसिंग भी पार करनी पड़ती है। तो हो सकता है कि आपके राइडिंग बूट्स के अंदर पानी घुस जाए और फिर वो इतना ठंडा होता है कि उसको सुखाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आपके राइडिंग बूट वाटरप्रूफ नहीं है तो डोंट वरी, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं वाटरप्रूफ कवर्स जो आप अपने शूज पर पहनकर एकदम निश्चिंत हो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप मोटे ऊनी सॉक्स भी साथ रखें। कभी कभी इतनी ठंड हो जाती है कि 2 वूलन सॉक्स पहनने पड़ जाते हैं जूते के अंदर, तो इसका ख्याल रखें आप। तो वूलन सॉक्स और थर्मल पैंट प्लीज इंक्लूड करें। इट इज माय पर्सनल सजेशन, मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत ठंड हो जाती है कभी कभी। एंड वन मोर थिंग, जब आप एक कोई राइडिंग जैकेट खरीदते हैं तो मोस्टली उनके साथ एक रेन गियर आता ही है, बट मेरा सजेशन है कि आप डिकैथलॉन का ये वाला रेन कोट भी खरीद सकते हैं। इट इज़ रियली हेल्पफुल, ट्रस्ट मी। बहुत तेज हवा चलने के बावजूद, बारिश होने के बावजूद भी इसमें पानी अंदर नहीं जाता है। लद्दाख में तो आपको बारिश के चांस कम मिलेंगे, पर हो सकता है पहाड़ों में, बारालाचला के आसपास या किसी माउंटेन पास जब आप क्रॉस कर रहे होते हैं, कश्मीर के पास होते हैं, तो बारिश के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत काम आता है रेन गियर, और रेन गियर स्पेशली काम आता है जब बहुत ठंड होती है और हवा चल रही होती है, क्योंकि हवा बहुत तेज चलती है और टकरा के वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है और उससे आपको बहुत आराम मिलता है। और आप मेरी बात मानिए, 2 तरह के बैलाक्लावा कैरी करिए। एक नॉर्मल जो आप समर वाले एरिया में कैरी करेंगे जब आप गर्म एरिया से बाइक चलाते हुए जाएंगे, और दूसरा आप खरीदिए वुलन ऊनी वाले बैलाक्लावा। जब आप विंटर एरियाज में जाएंगे तो आप उसे अंदर हेलमेट के पहन पाएंगे, क्योंकि ट्रस्ट मी,
लद्दाख की राइड में हवा इतनी ठंडी हो सकती है कि आपके सर में बुरी तरह से हेडेक हो सकता है, आपके कान में दर्द हो सकता है और बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो हेलमेट के अंदर जब आप एक वुलन बैलाक्लावा पहनेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी। देखिए, अब हम गियर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सेफ्टी की बात करते हैं, विजिबिलिटी की बात करते हैं। आपकी जो राइडिंग जैकेट है उस पर प्रॉपर रिफ्लेक्टर्स होने चाहिए जो नाइट में आपको सुरक्षित रख सकें। पर दिन का क्या, मैंने ये डिकैथलॉन से राइडिंग जर्सी खरीदी थी ग्रीन कलर की, जो बहुत विजिबिलिटी इंक्रीज करती है। और जो आपका बैकपैक है या फिर आपका टॉप बॉक्स है उस पर भी आप एक नियॉन कलर का कुछ स्ट्रिप लगा सकते हैं या नियॉन कलर का पेंट हो उस पर, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी बेटर विजिबिलिटी होगी उतना ज्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट, अगर आप इतने लंबे टूर पर जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे सामान की भी जरूरत होगी। तो बात करते हैं पैकिंग की। पैकिंग में बहुत प्लानिंग की जरूरत है, वरना हर 5 मिनट पर आपको लगेगा अरे मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, अरे मैं कुछ भूल तो नहीं रहा। तो प्रॉपर प्लानिंग करें। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोथिंग की। मैंने मोस्ट एसेंशियल क्लोथिंग की लिस्ट आपके साथ शेयर कर दी है। एक पॉइंट मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि अच्छे सनग्लासेस खरीदें, यूवी प्रोटेक्शन वाले, क्योंकि जब आप स्नो के आसपास होते हैं तो सनलाइट का रिफ्लेक्शन आंखों में बहुत चुभता है और सनग्लासेस के बिना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट, पर्सनल केयर और मेडिकल किट का सामान भी अपने साथ जरूर रखें। मॉइस्चराइजर, लिप बाम, क्योंकि लद्दाख की हवा बहुत ड्राई होती है और आपकी स्किन तुरंत फटना चालू हो जाएगी। सनस्क्रीन जरूर रखें आप, क्योंकि लद्दाख में सन इतना ब्राइट है कि 10 दिन की ट्रिप के अंदर आपको बॉडी में बहुत सनबर्न हो जाएगा। जब मैं लद्दाख से लौट कर आया था तो मैंने नोटिस किया था कि मेरे जो हेलमेट यहाँ से इतना ओपन रहता है बाहर देखने के लिए, मेरी नोज और ये सनबर्न हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं मोटरसाइकिल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। नंबर 1, आई वुड लाइक टू टेल यू कि फॉर सिक्योरिटी रीजंस लद्दाख में आप सिर्फ अपनी ओन की हुई मोटरसाइकिल या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर की, ब्लड रिलेटिव की मोटरसाइकिल ही ले जा सकते हैं। तो प्लीज इस बात का जरूर ध्यान रखें, आप अपने फ्रेंड की या किसी और रिलेटिव की बाइक से लद्दाख ना जाएं, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप रेंटल बाइक से जाना चाहते हैं तो श्रीनगर से बाइक रेंट करें या फिर लद्दाख से बाइक रेंट करें, और कहीं से प्लीज रेंट ना करें, उसमें भी बहुत बड़े इश्यूज आते हैं। अगर आप नेटवर्क और कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो फॉर सिक्योरिटी रीजंस अगेन लद्दाख में प्रीपेड सिम किसी और स्टेट की काम नहीं करती हैं, तो आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर में यूज करने के लिए पोस्ट पेड सिम खरीदनी पड़ेगी। जैसे आप जम्मू कश्मीर में एंटर करेंगे वहां पर एक बहुत बड़ा बोर्ड आएगा, वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर। वहां से मुश्किल से 1 किलोमीटर आगे चलते ही मोबाइल फोन की शॉप शुरू हो जाएंगी और वहां से आप 300-400 रुपए में पोस्ट पेड सिम खरीद सकते हैं, क्योंकि प्रीपेड सिम में नेटवर्क आना बंद हो जाएंगे, चलना बंद हो जाएगी। और आप जियो या एयरटेल किसी की भी सिम ले लें, मोस्टली ज्यादातर जगहों पर इनका नेटवर्क मिल जाता है, और कहाँ कहाँ नेटवर्क मिलता है वो मैंने मैप में शेयर किया हुआ है। मोटरसाइकिल टूल्स एंड स्पेयर की लिस्ट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पंक्चर किट जरूर साथ रखें और एक मिनी एयर पंप जरूर साथ रखें, और जो क्लच एंड ब्रेक लीवर है उन्हें भी जरूर साथ रखें। इमरजेंसी में अगर आपकी बाइक गिर जाती है, क्लच या लीवर टूट जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है बाइक को वापस लाने में। और यस, एक्स्ट्रा बंजी कोड्स भी जरूर साथ रखें। बंजी कोड्स एक्स्ट्रा अगर आपके पास होंगी तो कुछ बांधने के काम भी आएंगी और होटल के अपने कमरे के अंदर कपड़े सुखाने के भी काम आएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं लगेज एंड स्टोरेज की। ट्रस्ट मी, मैं हमेशा सॉफ्ट लगेज प्रेफर करता हूँ ओवर हार्ड लगेज। नंबर 1, सॉफ्ट लगेज हल्का होता है, बाइक में एवरेज में कमी नहीं आती है, बाइक को बैलेंस करना ईजी होता है और रफ रोड्स में भी बहुत हेल्प होती है। अगर आपकी बाइक गिर जाती है तो सॉफ्ट लगेज एक कुशन की तरह काम करता है और वो ब्रेक नहीं होता है। इट इज रियली हेल्पफुल। दूसरा, अगर आपका एल्यूमिनियम का हार्ड लगेज खराब होता है तो उसको रिपेयर कराने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो टॉप बॉक्स अपने साथ रखें मेटल का, एल्यूमिनियम का, जो आप लॉक करके रख सकते हैं सामान, बट साइड लगेज हमेशा आप सॉफ्ट ही खरीदें। नेक्स्ट बात करते हैं फूड एंड हाइड्रेशन की। कई बार ऐसा होता है कि लंबी लंबी दूरी तक हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है, तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सच में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। और हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि एक्यूट माउंटेन सिकनेस से बचने के लिए बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट रखें, तो पानी जरूर कैरी करें। 1 या 2 लीटर की बॉटल आप कैरी कर सकते हैं। आई प्रेफर बॉटल ओवर हाइड्रेशन पैक, क्योंकि बॉटल से पानी पीने के लिए मुझे बाइक से रुकना भी पड़ेगा, तो उसी बहाने में थोड़ा रेस्ट कर लूंगा। और हाइड्रेशन पैक बहुत प्रॉब्लम देता है, बैक में वेट फील होता है, पीठ में लॉन्ग राइड में मुझे बिल्कुल भी, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी पीठ में किसी भी तरह का स्ट्रेन हो और मुझे कोई वजन फील करना पड़े अपनी पीठ पर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्ट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आप इसमें अपने हिसाब से चीजें जोड़ भी सकते हैं। यूएसबी केबल हमेशा एक्स्ट्रा रखें आपके साथ जो आप बाइक में लगाते हो, क्योंकि कभी कभार यूएसबी केबल टूट जाती हैं और बहुत दिक्कत आती है उसकी वजह से। मनी और सर्वाइवल एसेंशियल्स, इसमें आप 5 से 10 हज़ार रुपए कैश हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको एटीएम्स नहीं मिलते हैं वहां पर और कैश की जरूरत पड़ जाती है, नेट काम नहीं करता है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेंसेस।
मेरा ट्रिप आगरा से लद्दाख और वापस आने का था, तो अप्रॉक्सीमेटली 5000 किलोमीटर राइड की थी मैंने। मेरी बाइक 3 रुपीज़ पर किलोमीटर के एवरेज पे चलती है, तो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपये मेरे फ्यूल पे खर्च हुए और बाइक की प्रिपरेशन में 5,000 रुपये खर्च हुए थे लमसम, उसका सर्विस कराने में और जो भी पार्ट वॉर्न आउट हुए थे उन्हें चेंज कराने में। तो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 मेरी बाइक पर खर्च हो गए और 1000 से 1500 के बीच मुझे होटल मिले और 300 रुपये के लमसम मेरा खर्चा होता था पर डे फूड का। तो 1500 रुपये तो मेरा खर्चा पर डे का होता ही था, होटल का और खाने का। कभी ज़्यादा भी होता था पर ऑन एन एवरेज 1500 रुपये पर डे होता ही था। तो अगर मेरा 15 दिन का था ट्रिप तो 22,500 रुपये ये हो गए। 20,000 रुपये मेरी बाइक के एक्सपेंसेस के हो गए और 7,000 रुपये मिसलिनियस एक्सपेंसेस हो गए। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरा 50,000 का बजट था जाने आने का। और हाँ, अगर आप राइडिंग गियर भी ले रहे हैं और पहली बार जा रहे हैं, 15 से 20,000 रुपये में आपको अच्छा राइडिंग गियर मिल जाएगा। नाउ आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो एंड विद ऑल माई हार्ट आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट राइड एंड ट्रस्ट मी, लद्दाख विल बी द राइड ऑफ योर लाइफ। और हाँ, मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस वीडियो में आपको अच्छी से अच्छी और सही इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसे भी फॉलो करें और वहाँ भी प्लीज़ डाउट आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।